हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें, जिनका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में जब ये शुयान से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो तो ये हाँ बोलता है। एंड जब ये से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये इस पर भी हाँ बोलता है। बट ये खुद ही नहीं बोलने लगती है कि छोड़ो इन बातों को। बट दैन इसके बाद शुयान इससे एक चांस मांगता है एंड ये दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन इसे सुबह को उठ के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड ये ऐसे ही यहाँ से चली जाती है क्योंकि इसने तो रात को ड्रिंक कर रखी थी। कंपनी में लई की मुलाकात इससे होती है, लेकिन आज ये लई से अच्छे से बात नहीं करती एंड इसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी फ़ोन कॉल्स थी कि तुम्हारे आगे पीछे मैं कितनी ज़्यादा फिरी, लेकिन तुमने कभी मेरी वैल्यू नहीं की एंड तुम तो वहाँ आइलैंड पे जा रहे थे। तुम शाउस को लाइक करने लगे हो ना। ये इसे मना करता है बट दैन इससे पूछता है कि क्या तुमने शाउस को कुछ कहा कि जो वो कंपनी छोड़ के चली गई। ये इसे कहती है कि हाँ मैंने उसे कुछ कहा था, जिस पे ले इस पे गुस्सा होकर चला जाता है कि अब तुम हद करने लगी हो, तुम्हें उसे ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी। एंड इसके आगे की बात बिना सुने ही यहाँ से चला जाता है। शुनफई आज इसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन ये इसे हाँ नहीं बोलती एंड इसे कहती है कि तुम्हें पैसे इन सब चीज़ों पे वेस्ट करने से अच्छा घर खरीदने पे करने चाहिए। जब तक तुम घर नहीं खरीद लेते मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी, बट प्लीज़ हमारा अच्छा सा सेफ सा फ्यूचर के लिए घर खरीद लो। ये काफ़ी सैड था। तभी इसके पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि क्या वो मान गई, उसने शादी के लिए हाँ बोल दी, जिसे ये झूठ में बोल देता है कि हाँ बोल दिया। शिकी की मुलाकात एक प्लेबॉय टाइप के लड़के से होती है जो कि इसकी फ्रेंड का ही बॉयफ्रेंड है। शिकी को इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन इसे स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ये इससे जानकारी लेना चाहती थी, जो कि पहले से ही इस बिज़नेस में था। इसके पास उसी आइलैंड से फ़ोन आता है कि जो आपने इतना सारा सामान भिजवाया था वो हमें मिल गया, लेकिन आप अब की बार शाउसो के साथ क्यों नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, हमने उनके लिए बर्थडे का सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है, अगर आपसे आया जाए तो आप भी आ जाना। इस कॉल से इसे पता चल जाता है कि शाउसु कहाँ पे है एंड ये तो अपने असिस्टेंट को अपनी कंपनी की जिम्मेदारी देके 2 दिन की छुट्टियों पे निकल लेता है। असिस्टेंट शूफई के पेरेंट्स अपनी बेटे की होने वाली वाइफ को समझ के शीकी से मिलने पहुंच जाते हैं, बिकॉज इनको तो इनके बेटे ने बोल दिया था कि शीकी शादी के लिए मान गई है। हैनी शगुन के तौर पे इसके पास कुछ पैसे भी थमा देते हैं। शुंगफई से कहता है कि ये पैसे मैं तुम्हारी उस इन्वेस्टमेंट के नाम पे दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी होने वाली वाइफ बनने का नाटक कर लो। लेकिन ये इसे साफ मना कर देती है। ये बेचारा इन पैसों को लेके आ ही रहा था कि एक चोर भी इसके ऊपर हमला कर देता है। इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। तभी इसे हमेशा की तरह शुयान मिलता है। ये इसे समझाना शुरू कर देता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम मेरे पास से ले सकते हो, क्योंकि पहले मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी ही थी। शाओसू वाले आइलैंड पे बहुत सारी फायरवर्क्स देखने को मिलती हैं एंड सब इसे बर्थडे विश करते हैं। तभी ये देखती है कि लई भी यहाँ पे पहुँच गया है, जिससे ये कहती है कि तुम यहाँ कैसे। एंड ये इसे बताता है कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। सभी बच्चे इसे जोनरांग समझते थे, जो कि शाओजू का बॉयफ्रेंड था। तो ये इसे कहते हैं कि आप शाओजू के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। ये इन्हें कहता है कि अभी तो मैं ही इसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हूँ। एंड इसे बताता है कि ये जल्दी के चक्कर में गिफ्ट भूल गया। नाउ ये इसकी बर्थडे की सुबह को इसे सनराइज दिखाने के लिए लेके आता है एंड इससे सॉरी मांगता है, बिकॉज इससे पहले इन दोनों की पार्टी वाले दिन बहस हो गई थी। एंड इससे पूछता है कि शांग पैन ली के साथ इससे कुछ बात हुई थी क्या, उसने इसे कुछ बोला क्या, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर देती है। जहाँ ये सुबह से बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी तो लई भी इसे चिल्ला चिल्ला के विश करने लगता है। नाउ ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे शाहसू को एक नेकलेस पसंद आया था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए इसे लेने से मना कर देती है। लेकिन इसके जाने के बाद लई इसे खरीद लेता है। शैंगफे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए आया ही था कि ये इसे किसी दूसरे लड़के के साथ जाते देखता है एंड गलतफहमी कर लेता है कि ये इसका नया बॉयफ्रेंड है। लई अपनी 2-3 दिन की छुट्टी पूरी करने के बाद जा ही रहा था, जहाँ पे शाओसू से सी ऑफ करने आती है, लेकिन ये तो इसे गले ही लगा लेता है। शाओसू से कहती है कि बात ये किसी को ना बताए कि अभी इस आइलैंड पे रहती है। एंड जब लेई से पूछता है कि ये वापस कब आएगी तो ये बताती है कि मैं सोच तो रही हूँ कि हमेशा यहीं पे ही रहूँ। जिस पे लेई से कहता है कि अच्छा फिर तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हर छुट्टियों में यहीं पर ही आया करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें देखने के लिए अब की बार यहाँ पे आया था। ना यहाँ से जाते हुए भी ये इसे वही नेकलेस दे के चला जाता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। फाइनली इसने शुयान के पास से पैसे ले ही लिए थे
जिससे कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को एक बड़े वाला सरप्राइज़ देता है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इसे कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं इतनी ज़्यादा लालची हूँ जो इन सब चीज़ों में आ जाऊँगी। मुझे एक घर जानने के लिए चाहिए, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, सिर्फ मेरी फ्यूचर के लिए टेंशन है जिसे तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे। एंड ये फिर से गुस्सा होकर चली जाती है। शैंगफई का ड्रिंक करके बुरा हाल हो गया था, तभी से पता चलता है कि लेई वापस आ गया है। एंड ये इसके सामने से शराब वाली हालत में ही चला जाता है, जिस पे ये इसे डांट देता है। एंड इसने अपना काम भी अच्छे से नहीं किया था। इतनी सारी डांट सुनने के बाद ऊपर से शुयान इसे और भड़काता है। एंड शाओसू लेई के बारे में बहुत सब कुछ सोच के इस नेकलेस को पहन लेती है। शिकी अपने इस फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, कुछ बातें बिजनेस के बारे में करने के लिए, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड इस पे नज़र रखे हुए था, जिसका इसको भी पता चल जाता है। इसका यह नया फ्रेंड असिस्टेंट फैंगले को जानता था, लेकिन इसके सामने शिकी बोल देती है कि मैं इसे नहीं जानती, मैं शैंगफई को नहीं जानती, जिस पे से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड ये इसे बाद में सुनाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, जिस पे कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। एंड ये इसे कहता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इसी बात पे शैंगफई इसे बहुत ज़्यादा सुनाता है। एंड शिकी से बोल के चली जाती है कि ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा जब तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। अपने वेकेशन से आने के बाद लेई शांग फैमिली के घर पे आता है, लेकिन शांग फैमिली का नेचर अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। इसके पापा ऐसे कहते हैं कि लेई के साथ थोड़ा घूम लो, लेकिन ये मना कर देती है। लेई देखता है कि शाओसू यहाँ पे आई हुई है इसकी कंपनी में, तो इससे कहता है कि तुमने वापस आने का मूड बना लिया क्या। लेकिन ये इसे बताती है कि नहीं, मैं अपने रिजाइनेशन के प्रोसीजर के लिए आई हूँ। ना शाओसू ये सोच रही होती है कि आज जाने से पहले क्या इसे ये सोच रही होती है कि इसे लेई को पर्सनली जाके गुड बाय बोलनी चाहिए या नहीं। एंड लेई भी इसी का ही वेट कर रहा था, जो कि अपने असिस्टेंट से भी पूछता है कि कोई मेरा बार वेट तो नहीं कर रहा ना। जब काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है तो लेई इसे देखने के लिए इसके ऑफिस में चला जाता है। एंड शाओसू इसे देखने के लिए इसके ऑफिस में जाती है। एंड कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ अब शुयान ने शांग फैनली की काफ़ी ज़्यादा केयर करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड शांग फैनली को भी शायद लग रहा था कि ये मुझे इतना ज़्यादा मस्का क्यों लगाना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इसे यहाँ पे थोड़ी वॉमिटिंग भी होती है। इन दोनों को काफ़ी क्लोज देख के शांग फैनली के पापा को भी लगता है कि कहीं इन दोनों का अफेयर तो नहीं हो चल गया। लेकिन शांग फैनली ने क्लियर कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अगर हुआ भी तो क्या गलत बात है। नाव शाओसू अपनी जॉब छोड़ के आ गई थी, लेकिन लेई का रात को मन नहीं लग रहा था, इसलिए ये रात को इसे रेस्टोरेंट पे खाने के लिए मैसेज कर देता है, जहाँ की वेट्रेस इसे देख के कहती है कि आपका नया बॉयफ्रेंड है क्या। लेकिन लेई ने बोल देता है कि आप प्लीज़ अपना काम कीजिए। शाओसू इसे बताती है कि अब से ये अपना खुद का बिजनेस खोलेगी, जहाँ पे लोगों के घर को डिज़ाइन किया करेगी। लेई इसे कहता भी है कि इतना अपना बिजनेस खोलना इतनी आसान बात नहीं, लेकिन ये इसकी बात नहीं मानती। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने पे भी इसे रेंट पे कोई स्टूडियो नहीं मिलता। तभी इसकी एक पुरानी फ्रेंड इसे मिलती है, जिसका एक एरिया खाली पड़ा हुआ था, इसलिए वो इसे बिना रेंट के ही फ्री में दे देती है अपना स्टूडियो बनाने के लिए। जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी थी तो लेई का असिस्टेंट जब इससे वहाँ पे जाने के लिए छुट्टी मांगता है तो लेई को भी पता चल जाता है। एंड ये यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भिजवाता है। शाओसू के पास पहला ऑर्डर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा था एंड इसे काफ़ी कम पैसे मिलने थे, बट फिर भी ये मान जाती है। शिकी आज अपने बॉयफ्रेंड शैंगफई की जगह उसी लड़की के साथ डिनर के लिए जा रही थी। शाओसू इसे समझाती हुई है कि तुम्हारे लिए शैंगफई ही बेटर है, लेकिन ये नहीं मानती। इसके जाने के बाद शैंगफई का इसके पास फ़ोन भी आता है, जिसे इसे बताना पड़ता है कि वो तो अभी बाथरूम में है। लेकिन तभी जिनका घर इसने रेनोवेट किया था वो इसे बुला लेते हैं, जिसने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि इसका ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा महंगा ब्रेसलेट चोरी हो गया, जो कि इसी लड़की ने किया है। शाओसू ने समझाती भी है, लेकिन ये आंटी तो इसके सरी हो जाती है, जो कि इसे इतनी पूरी तरह से चोटिल कर देती है। बेचारी शाओसू, ये इसकी कस्टमर थी, इसलिए शाओसू इसके साथ लड़ भी नहीं पाई थी। ये पुलिस को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप इनके घर के कैमरास देख सकते हो। पुलिस पे भी इसको भरोसा हुआ था, लेकिन पुलिस इसके घर से किसी एक बंदे को बुलाने को बोलते हैं। ये अपनी फ्रेंड के पास कॉल लगाती है, जो कि इसका फ़ोन रिसीव नहीं करती है, साथ में ना शैंगफई रिसीव करता। अब रास्ता बचता है लेई, जो आके इसे कुछ भी नहीं पूछता एंड सीधा अपने वकील को कहता है कि उस आंटी के ऊपर केस करवाओ, जिसने इसके साथ ये किया है, सारे सबूत ढूंढ के कि शाओसू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एंड अब इस आंटी को भी पता चलता है कि इसका ब्रेसलेट तो वहीं से ही मिल गया था। ना इसे बैंडेज वगैरह लगाता है। शाओसू से मना भी करती है कि मैं अपने आप लगा लूँगी, बट ये नहीं मानता एंड इसे समझाता है कि ये इतने
खतरनाक काम करने से अच्छा है कि तुम मेरी हेल्प ले लो या फिर मेरी कंपनी में ही वापस आ जाओ। लेकिन ये उसे मना कर देती है एंड कहती है कि मेरे स्टूडियो में जब भी तुम आओगे ना तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़े वाला डिस्काउंट दूंगी हमारी फ्रेंडशिप के नाम पे। इसे कहता है कि सिर्फ फ्रेंडशिप पे, तो ये कहती है कि हाँ। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।